हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। इंस्टा लर्न सीरीज़ के अंदर जो बेटा आज अपन टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन। तो चलिए फिर अपन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चे अपना पेन कॉपी निकाल ले बेटा और साथ ही साथ क्वेश्चन को परफॉर्म करते हुए चले। जैसे कि हम यहाँ पे पहले मेंशन करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो के अंदर कवर होंगे, तो वो आप यहाँ से एक बार बेटा गो थ्रू कर सकते हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बेटा बात करें तो उसमें हमसे क्या गिवन है, एक बॉडी है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है और वो आपके पास क्या कर रही है, वॉल से टकराती है, नॉर्मली रिटर्न करती है सेम स्पीड से। तो आपको चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताना है। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि ये आपकी बॉडी है, ठीक। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो u है, टकराने के बाद भी वो सेम वेलोसिटी से आती है। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास u हो गई और इनिशियल मोमेंटम हमारे पास हो गया बेटा mu, क्योंकि हम इधर वाले एक्सिस को प्लस मान लेते हैं तो दैट इज़ पॉजिटिव ऑफ i कैप, और फाइनल मोमेंटम टकराने के बाद आएगा तो वो हो जाएगा माइनस i कैप। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सही बात सर। और फाइनल मोमेंटम हमारे पास गिवन है mu माइनस आई कैप माइनस ऑफ mu प्लस ऑफ आई कैप। तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आ रही है mu माइनस एंड दैट बिकम माइनस। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा mu कॉमन, सो इट बिकम माइनस ऑफ 2i कैप। तो इसको चेंज इन मोमेंटम को 2mu माइनस ऑफ आई कैप अपन लिख लेंगे बेटा। तो इस हिसाब से आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है वो कितना है सर, वो आया आपका 2mu। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन पुशेज अ वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज। इस 4 ऑप्शन गिवन है। उसने बोला कि एक वॉल को एक आदमी धक्का लगाता है, तो जब वो मैन उसको धक्का लगाएगा तो बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, 0। वॉल तो मूव करेगी नहीं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से वर्क डन कितना हो गया अपने पास, डिस्प्लेसमेंट 0। सो इसका मतलब नो वर्क एट ऑल, तो कोई वर्क उसमें नहीं होगा। सही बात सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पार्टिकल जो है आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल डिस्क्राइब करता है, तो हम उसको कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। और इसका जो रेडियस है बेटा जिस पर ये आपका सर्कल चलता है वो है 0.5 मीटर, ठीक। इसके बाद बोला कि यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, तो आपको पता है कि इसकी स्पीड इधर होने वाली है। सेंट्रीपिटल फोर्स 10 न्यूटन है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगी सर, टूवर्ड द सेंटर। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई। वर्क डन डिस्क्राइबिंग इन सेमी सर्कल, तो आधा सर्कल चलने में वर्क डन हो गया F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अगेन सेम फॉर्मूला। यहाँ पर अगर दोनों के बीच का एंगल चेक करें दैट इज़ 90 एंड cos 90 इज़ योर 0। सो इट का मतलब आपका जो इस क्वेश्चन का वर्क डन होगा दैट विल बी 0। ए ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला है कि एक मास m है लोवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग एट डिस्टेंस d, ठीक। तो हमारे पास स्ट्रिंग के थ्रू हम बेटा एक मास को नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं जिसका एक्सेलरेशन अपने को गिवन है दैट इज g/4। करेक्ट, बिल्कुल सही बात सर। आपसे बोला है कि वर्क डन बाय द स्ट्रिंग। वर्क डन में क्या जाने वाला है कि सर वर्क डन में रहेगी टेंशन। टेंशन किधर एक्ट करेगी, ऊपर। वेट कहाँ जाएगा, नीचे, mg। क्योंकि नीचे की तरफ मोशन है तो इसका मतलब mg माइनस टी इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो हम लिख सकते हैं mg माइनस ए इज इक्वल्स टू टी। यहाँ पर आप वैल्यू को बेटा सब्सटीट्यूट करेंगे a की, दैट बिकम g/4 इज इक्वल्स टू टी। सो t को जब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो सर वो आता है अपने पास दैट इज़ 3mg/4। वर्क डन इसी से निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो तो टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ को है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स दैट इज़ 3mg/4, displacement is d and that is 180 cos 180. So work done becomes negative, that is 3mg/4। तो अपने पास बेटा वर्क डन कितना आ गया सर, नेगेटिव में आ गया कितना, 3mg, है ना, ये वाला ए ऑप्शन इज योर करेक्ट, ठीक। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फोर्स एक्ट ऑन अ 30 ग्राम पार्टिकल इन सच अ वे दैट द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस एज अ फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। तो पोजीशन आपके पास बेटा टी के साथ चेंज कर रही है, तो वर्क डन बताना है आपको फर्स्ट 4 सेकंड में, ठीक है। फर्स्ट 4 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 0 से 4 सेकंड के अंदर आपको वर्क डन बताना है। तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास होती है, तो दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं लिख दूं सो इट बिकम्स v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को अपन यहाँ यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे सर, आपको पोजीशन वेरिएबल दी हुई है, सो दैट इज़ x इज इक्वल्स टू 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस ऑफ टी क्यूब। आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए तो dx/dt बिकम योर वेलोसिटी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा 3 आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, सो इट बिकम्स 8t 4 इंटू 2, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर 3t स्क्वायर। यहाँ पर इनिशियल टाइम 0 सेकेंड है, तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं सो दैट कम्स टू बी 3 माइनस 8 टाइम्स ऑफ 0
प्लस 3 जीरो स्क्वायर। सो इनिशियल वेलोसिटी बेटा जी हमारे पास आ रही है 3 मीटर पर सेकंड। सही बात सर। अब दूसरा वेलोसिटी उसने 4 सेकंड पे पूछा है। इंटरवल का मतलब जो बोला फर्स्ट 4 सेकंड का मतलब यही हुआ। तो यहाँ पर आप फाइनल वेलोसिटी रखेंगे। सो दैट इज़ 3 माइनस 8 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 3 4 स्क्वायर 16 4 आपका 48 प्लस 32 इन माइनस दैट इज़ 3। तो यहाँ से बेटा आपकी फाइनल वेलोसिटी जो आ जाएगी दैट इज़ कमिंग टू बी 19। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 19। अब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे। सो वर्क डन बिकम्स हाफ ऑफ मास। मास वॉज 30 ग्राम। सो इस 30 ग्राम को अगर अपन डिवाइड करते 1000 से सर, तो ये कितनी आता है जी आपका 0.03 kg। सही बात सर। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते बेटा। सो इट बिकम 0.30 हाफ m एंड v स्क्वायर। v फाइनल इज योर 19 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वॉज 3 स्क्वायर। आप इसको सोल्व करेंगे। सो इट कम्स टू बी 5.82 जूल। Which option sir? D option is your correct. Moving to the next question. A force acting on an object varies with the distance x as shown in figure. The force is in Newton and x is in meter. Work done in moving from x to x is equals to 0 to 6 मीटर। तो 6 मीटर में चलने के लिए आपको है ना 6 मीटर चलने में जो आपको बेटा वर्क डन करना पड़ा है, तो इसका मतलब एरिया जो होता है, एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिव्स यू वर्क। सही बात सर। तो यहाँ से अगर हम वर्क निकालेंगे बेटा, तो पहला बन रहा है कौन सर? पहले हमारे पास बन रहा है ट्रायंगल रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जो हो जाएगा वो कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ इज़ 3, ब्रेड सो 339। और अगर इसका एरिया निकालते हैं सर, तो इसका एरिया हमारे पास आ रहा है हाफ ऑफ बेस दैट इज़ 3 माइनस 3 बिकम्स 3 and 3, so it becomes 9/2 means 4.5। तो 9 प्लस 4.5, तो सर हमारे पास आंसर आया 13.5 जूल। सही बात सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 पार्टिकल गिवन हैज सेम मोमेंटम विच हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन होता है बेटा मोमेंटम के साथ। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, p²/2m। उसमें मोमेंटम दोनों का सेम है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं। इसमें जो सबसे कम मास होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। फिर आपके पास जो है बेटा प्रोटॉन रहेगा, फिर ड्यूट्रॉन रहेगा, और सबसे ज़्यादा मास जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल का रहेगा। ठीक है, तो जिसका मास सबसे कम उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है। और आप यहाँ नोट डाउन भी कर लेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये रिलेशन आपको बेटा ध्यान रखना। किसी और क्वेश्चन में भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। सो विच ऑप्शन सर? बी ऑप्शन, क्योंकि इसका आपके पास क्या जा रहा है? लीस्ट मास है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A small body is projected in a direction inclined at 45 degree to the horizontal with kinetic energy K. At the top of its flight the kinetic energy will be। सही बात सर। आपने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट करने के बाद उसमें पूछा गया कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K है तो इनिशियल वेलोसिटी U है, एंगल 45 है, तो एट हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पर सर? एट हाईएस्ट पॉइंट। अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूँ तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो u cos 45 रहेगी, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाती है। सही बात सर। तो यहाँ से u डैश जो हो जाएगा वो u/√2 रहेगा। अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें सो दैट इज़ हाफ m(u²). और अगर बेटा हम हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी की बात करें सो दैट इज़ हाफ m(u²/2). तो इसका मतलब हो गया कि काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज हाफ ऑफ दैट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो डी ऑप्शन इज योर, सॉरी नॉट डी ऑप्शन, सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%। मान लीजिए कि आपका इनिशियल मोमेंटम जो है वो p है। अब आपने मोमेंटम को 50% इंक्रीज़ कर दिया है। सही बात सर। तो फाइनल मोमेंटम p + 50% माने तो p/2। सो दिस मोमेंटम बिकम्स 3p/2। करेक्ट। आपसे पूछा है देन द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k मान लीजिए जो कितना है p²/2m, और अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप k डैश मान लीजिए जो कितना हो गया सर आपका 3p, दैट इज़ 3p/2 होल स्क्वायर बिकम 9/4p²/2m, माने तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 9/4 टाइम्स ऑफ k। सही बात सर। अब उसने परसेंटेज इंक्रीज़ पूछा है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप बेटा याद रखिएगा। परसेंटेज इंक्रीज़ कभी भी जब काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम किसी भी चीज़ में पूछा जाए तो आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टाइम्स ऑफ 100 अपने को करना होता है। सही बात सर। वही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो आपके पास जो परसेंटेज इंक्रीज़ है फाइनल काइनेटिक एनर्जी
9/4k माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको अपन सॉल्व करते हैं एट टाइम्स ऑफ 100। ठीक है, अपन इसको सॉल्व करेंगे, सो इट बिकम्स 5k/4k टाइम्स ऑफ 100। इसको अपन सॉल्व करते हैं बेटा, so it becomes 25, so your answer is coming to be 125%, that is C option. Moving to the next question. A ball dropped from a height of 2 meter reaches to a height of 1.5 meter before hitting the ground. आपसे क्या बोला है सर कि एक बॉल है जो कि ग्राउंड से कितने ऊपर है कि सर 2 मीटर ऊपर है। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर इसके पास एनर्जी कितनी होगी सर, mgh और h इज़ योर 2। ठीक, उसको आगे भी लिखेंगे। अब ये बॉल नीचे की तरफ आती है, जब ये बॉल आपका कितनी हाइट पर रहती है सर, 1.5 मीटर पर रहेगी, तो उस टाइम पर इसकी अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, mg, दिस टाइम इट बिकम्स 1.5 और यहाँ पे हो गया mg टाइम्स ऑफ 2। आपसे पूछा है देन द परसेंटेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट, तो मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट आने में कितना परसेंटेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट कर गया है। तो कैसे परसेंटेज पूछा है, तो मतलब फिर आपको वही करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा आपके पास बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल टाइम्स ऑफ 100। अगर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें जो कि आपके पास कितना आ रहा है 2 mg, और अगर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो आ रहा है आपका 1.5 mg। सही बात सर, इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो दैट इज़ डेल्टा यू परसेंट, दैट इज़ डेल्टा यू परसेंट। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज़ योर 2 mg माइनस 1.5 mg डिवाइडेड बाय योर 2 mg टाइम्स ऑफ 100। सही बात सर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके अपने पास आ रहा है बेटा 0.5 mg डिवाइडेड बाय 2 mg टाइम्स ऑफ 100। mg से mg कैंसिल अपना, ठीक है, तो ये नीचे मल्टीप्लाई में 10 आया, इसको भी आप कैंसिल आउट कर दीजिए। सो इट कमिंग टू बी 50/2 इट बिकम्स 25%। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 25। तो चलिए बेटा मूव करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या कहता है हमारे से कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। आपसे बोला गया कि अगर हम एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं कितने तक, आपका 2 सेंटीमीटर तक, तो उस टाइम पर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी ½ ठीक। पोटेंशियल एनर्जी का आप सब बच्चे फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा जी, दैट इज़ ½ दैट इज़ योर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सही बात सर। अगर इसी स्प्रिंग को अब अपन स्ट्रेच करते हैं टिल 8 सेंटीमीटर, तो लेट्स से द न्यू पोटेंशियल एनर्जी विल बी ½ ठीक। पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो है बढ़कर इतनी हो जाएगी। तो अगर हम रेशो निकालें इन दोनों का, क्योंकि हमारे से कंपैरिजन में ही आंसर पूछा गया है, सो दैट हैज़ बिकम ½ डिवाइडेड बाय ½ तो इट गेट कैंसल्ड आउट 64/4, सो u डैश बाई u बिकम 16। तो यहाँ से अगर हम चले तो बेटा अपने पास आया 16 टाइम्स ऑफ u, विच ऑप्शन, कि सर डी ऑप्शन इज योर करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट। ठीक, कितने टाइम के अंदर एक ट्रांसमीटर है आपका 100 किलोवाट का, एक घंटे के अंदर आपको टोटल एनर्जी बतानी है। तो हमारे पास एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है कि सर वो होता है पावर इनटू टाइम। पावर को SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, सो दैट इज़ 100 टाइम्स ऑफ 10⁻³ वोट, और R को भी आप कर लेंगे SI यूनिट में, दैट इज़ दिस मच ऑफ सेकेंड, 3600 सेकेंड। सो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो सर ये आ रहा है 2.5 और 2.7 जूल। सो दिस विच ऑप्शन, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 2 person A and B टेक 2 seconds and 4 seconds रेस्पेक्टिवली टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट टू द सेम हाइट h। क्या बोला है कि आपके पास सेम हाइट h तक लेके जाने में आपका एक पर्सन जो है आपका टाइम लेता है 2 सेकेंड, और सेम हाइट तक लेके जाने में दूसरा पर्सन लेता है 4 सेकेंड। हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या है सर, पावर का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, दैट इज़ वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर वर्क डन जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, टाइम हो जाएगा 2, दिस इज़ P1, सिमिलरली P2 बिकम mgh/4। हम दोनों का रेशो कर लेते हैं P1/P2, सो इट बिकम्स 4/2। जब रखेंगे वैल्यू को तो दैट हैज़ बिकम 2:1। विच ऑप्शन, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप बच्चों को पता है कि वर्क डन, जो टोटल वर्क डन परफॉर्म्ड बाय द फोर्सेज विल ऑलवेज बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट। इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, क्या बोला है, एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। देखो कोलिजन कोई भी हो, चाहे इलास्टिक इन इलास्टिक, वन
एक फिजिकल क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी बेटा, उसका नाम है मोमेंटम। अपार्ट फ्रॉम दैट काइनेटिक एनर्जी आपका चेंज कर सकती है इलास्टिक और इनलास्टिक कोलिजन के हिसाब से, और टोटल एनर्जी इज यूनिवर्सली ऑलवेज कांस्टेंट। तो अब चेक कर लेते हैं, हमारे से बोला है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज कंजर्व्ड इलास्टिक कोलिजन में बात ट्रू है, तो हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन इलास्टिक कोलिजन में विच डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड, मैंने आपको बताया कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व्ड, तो विच वन इज नॉट कंजर्व्ड, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज योर बी ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर अ रबर बॉल बाउंसेज ऑफ फ्रॉम द फ्लोर, द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपकी रबर बॉल है, जब वो सरफेस पर टकराएगी तो क्या होने वाला है बेटा जी आपका, वो थोड़ा सा कंप्रेस करेगी। क्यों? क्योंकि वो रबड़ की बनी है, तो जैसे ही टप्पा मारेगी तो आपकी जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टप्पा खाने के बाद वापस उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो वो फ्लोर से ऊपर उठ जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन हो गया सी, एज बॉल इज कंप्रेस्ड काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, an object of mass 2 kg makes an elastic collision with another object of mass m at rest and continue to move in original direction but 1/4 of its original speed। चलिए जी, इस क्वेश्चन को बेटा परफॉर्म करते हैं। आपके पास एक मास है 2 kg का, इनिशियल वेलोसिटी लेट कर लेते हैं कि सर u है, एक और ब्लॉक है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको b जो रेस्ट पर है टक्कर मारकर ये u/4 स्पीड से चलती है और इसकी वेलोसिटी भी कुछ रहेगी, लेट से भी v डैश। सबसे पहले अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करते हैं। कभी भी इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन आए या इनइलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन आए, मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है, तो इस बात को आप यूज़ कर लेंगे। तो इनिशियल टोटल मोमेंटम हो जाएगा 2u, फाइनल टोटल मोमेंटम हो जाएगा 2u/4 प्लस ऑफ mv डैश। इसको बेटा अपन सॉल्व करते हैं, सो इट बिकम 2u माइनस u/2 इज इक्वल्स टू mv डैश। सो यहाँ से अपने पास सॉल्व करके आता 4 3u/2 इज इक्वल्स टू mv डैश। लेट्स से टू बी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा हम यूज़ करेंगे आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्मूले को, जो क्या कहता है e velocity of separation that is v dash minus u/4 divided by velocity of approach that is u minus 0। अब ये क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से v डैश इज इक्वल्स टू हो गया अपना v डैश माइनस u/4 बिकम्स u, सो v डैश इज इक्वल्स टू u प्लस u/4, दिस हैज़ बिकम 5u/4। अब इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख लेंगे सर, सो 3u/2 इज इक्वल्स टू m 5u/4, so 2 cancel to this, u cancel to this, so it becomes 6/5 equals to capital M, so capital M becomes 1.2 kg. Which option sir? C option is your correct. Moving to the next question, if a shell fired from a cannon explodes in mid air then, आपने एक कैनन को आपने फायर किया, वो मिड ऑफ एयर में बेटा आपका क्या कर गया, एक्सप्लोड कर गया। तो जब एक्सप्लोड करेगा तो एक हिस्सा उसका इधर जाएगा, एक हिस्सा इधर कहीं जाएगा। तो पूछा है कि आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, मोमेंटम इंक्रीज़ करेगा। देखिए मोमेंटम में तो कोई चेंज नहीं आता क्योंकि इंटरनल फोर्स ही उसको एक्सप्लोड कराने में मदद करेगी, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है। सो दिस एंड दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग, नन ऑफ दीज होगा नहीं, क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज़ करेगी। आप कहेंगे सर कैसे निकालेंगे, तो आप पहले जो इनिशियल स्टेट है उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। आप मान लीजिए कि m/2 में ये ब्रेक कर गया v1 और v2 वेलोसिटी पर, आप इस पॉइंट पर अपनी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। अगर दोनों काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस, मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से करने के बाद आपकी पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो इसका मतलब वो आपका इंक्रीज़ किया है, क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ किया है, क्योंकि जब फाइनल माइनस इनिशियल बड़े में से छोटे को घटाएंगे तभी तो आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। सही बात सर, तो ये आने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट, 2 पार्टिकल हैविंग अ पोजीशन r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर मूविंग विद वेलोसिटी दिस एंड दिस। आपका बोला है कि 2 सेकंड के बाद कोलाइड करते हैं तो वैल्यू ऑफ ए। देखिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, जब बॉडी आपकी कोलाइड करेगी, ठीक है, 2 पार्टिकल की आपको पोजीशन गिवन है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये दोनों जब कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे थे,
तो जिस पॉइंट पर कोलाइड करेंगे तो मतलब दोनों पार्टिकल फिर एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे। तो अपने को क्या काम करना है कि जो पहले वाला पार्टिकल है उसकी पोजीशन निकालनी है और जो दूसरे वाला पार्टिकल है उसकी पोजीशन निकालनी है। तो पहले वाले पार्टिकल की अपन पोजीशन r1 डैश वेक्टर मान लेते हैं, दूसरे वाले की r2 डैश निकाल लेंगे। तो पोजीशन कैसे निकालते हैं, r1 वेक्टर डैश इज इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इनिशियल पोजीशन सर कौन सी हुई, ये वाली, एंड दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो ये आपकी फाइनल पोजीशन दे देगा। करेक्ट बात सर। तो इनिशियल पोजीशन कितनी थी, r1 वेक्टर प्लस डिस्टेंस कितना चला है, स्पीड इनटू टाइम, सो दैट इज v1 वेक्टर टाइम्स ऑफ t। तो अब अपन यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को रखेंगे। सो r1 वेक्टर कितना है सर, दैट इज़ योर 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस v1 वेक्टर कितना हो गया सर, देखिए 4i कैप प्लस 3j कैप, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 8i कैप प्लस 6j कैप। इसको सोल्व करूँगा सो इट बिकम्स 11i कैप प्लस इन दोनों को सोल्व करूँगा तो 11j कैप। तो मतलब कि आपके पहले वेक्टर की जो पोजीशन होगी 2 सेकंड के बाद वो इतनी रहेगी। दूसरे वेक्टर की पोजीशन निकाल लेते हैं। सो दैट इज़ r2 डैश वेक्टर विल बी इक्वल्स टू r2 वेक्टर कितना हो गया सर, -5i कैप प्लस -3j कैप प्लस दूसरे की वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई 2, सो इट बिकम्स 2ai कैप एंड दिस हैज़ बिकम 14j कैप। तो इसको अगर मैं लिखता हूँ सो इट बिकम्स 2a माइनस 5i कैप माइनस ऑफ 3 that has become minus of 3j cap plus this, so this has become your plus of 11k cap, sorry 11 of j cap। अब ये आ गया r2 वेक्टर डैश। अब क्योंकि आपका जहाँ पर बॉडी दोनों कोलाइड कर रही है बेटा, तो वहाँ पर दोनों पोजीशन एक दूसरे के बराबर रहेगी। सो दैट हैज़ बिकम r1 वेक्टर r1 डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू r2 डैश वेक्टर। तो r1 वेक्टर कितना हो गया, दैट इज़ योर 11i कैप प्लस 11j कैप इक्वल्स टू दैट हैज़ बिकम्स 2a माइनस 5i कैप प्लस ऑफ 11j कैप। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेट करेंगे सो इट बिकम्स 2a कैप माइनस 5 इज इक्वल्स टू 11, सो 2a इज इक्वल्स टू 11 प्लस 5, सो a इज इक्वल्स टू 8। सो विच ऑप्शन सर, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपका स्पेशली इन वर्क वाले चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर आपका जो फोर्स है अब वो खाली एक ही डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, वो एक्स में भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको जो वर्क डन का बेटा आपका फॉर्मूला ध्यान रखना है वो हो जाएगा एफ डी एक्स प्लस एफ डी वाई। मतलब कि दोनों में ही पार्शियल डिफरेंशिएशन के थ्रू ये फॉर्मूला आपका आता है, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे। ठीक है, लिमिट्स यहाँ पे गिवन है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, तो मैं पहली फोर्स रख लेता हूँ दैट इज़ माइनस एक्स डी एक्स प्लस दूसरी फोर्स रख लेता हूँ दैट इज़ वाई डी एक्स, और लिमिट लग जाएंगी आपकी कहाँ से कहाँ, x में 1 से 0, सो 1 to 0 और यहाँ पर 0 से 1। तो जब आप इसको बेटा इंटीग्रेट करेंगे सो इट बिकम माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 to 0 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1। सो यहाँ से हमारे पास वर्क डन आएगा माइनस आपका बना कितना, ये बन गया सर 0 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो x की जगह एक बार अपर और लोअर लिमिट रख के आपने सॉल्व कर लिया, ऐसे y की जगह, तो ये आ गया प्लस 1/2 एंड दैट हैज़ ऑल्सो बिकम प्लस 1/2। तो वर्क डन बिकम्स 1 जूल। विच ऑप्शन सर, सी ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होप्स हो कि आप क्वेश्चन अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जो कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है मैं इसमें मेंशन करते हुए चल रहा हूँ बेटा, तो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। हमारे से बोला है कि इसमें फोर्स वेक्टर इतना गिवन है, r1 वेक्टर की पोजीशन आपको गिवन है बेटा, r2 वेक्टर की पोजीशन गिवन है और वर्क डन पूछा है। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है सर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन अपने पास कितनी होगी सर, 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप, और इनिशियल पोजीशन हमारे पास कितनी हो गई, दैट इज़ 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 4k कैप। तो ये वैल्यू अपने पास आएगी सर 3i कैप 2j कैप एंड दिस हैज़ बिकम माइनस 5j कैप, और ये वैल्यू आ रही है बेटा आपके पास 4k कैप। सही बात सर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास आ गया, फोर्स वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, आप दोनों की वैल्यू रख लीजिए। सो दिस हैज़ बिकम 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ सर, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप। सही बात सर। देखिए आई वाले बेटा आपका मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो इट बिकम्स 5 3 15 माइनस माइनस प्लस 5 3 15 प्लस 2 4 8। So which option is correct? That has become 38 joule.
सो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट। ठीक, होप सो कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका बेटा क्लियर हो गया होगा। जो बच्चे वर्क एनर्जी पावर को पढ़ लिए हैं तो उनके लिए तो ये आपका एकदम बूस्टिंग का काम करेगा। ये क्वेश्चंस आपके सारे पैरामेडिकल के लिए ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अभी उस तरीके से नहीं पढ़े हैं तो मैं यहाँ पर एवरी फॉर्मूले पर क्वेश्चन आपका परफॉर्म कराया हूँ, जिससे कि कोई भी चीज़ आपके लिए अनटच ना रहे। ठीक है, तो आप इसी तरीके से आपको फर्दर इस इंस्टा लर्न सीरीज़ के अंदर बेटा आपको वीडियोस मिलती रहेगी। तो जो बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लीजिए। ठीक है, और ये सारी वीडियोस आपके पैरामेडिकल पेपर की प्रिपरेशन में बहुत हद तक आपको मदद करेगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो इतने रखते हैं बेटा। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय बाय।